हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई डी यू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज लेकर उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वीडियो है कॉमर्स के बॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए। बॉयज़ नहीं कहूँगा, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और इस पे ये पेपर है COM 105 यानी कॉमर्स 105 का पेपर है, जिस पेपर का नाम बिजनेस स्टैटिक्स फर्स्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि ये 3 क्रेडिट का पेपर है। ये प्रीवियस ईयर पेपर 2021-22 का है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के करने का बस ये पर्पज है कि आपको पता चल जाए, स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको पेपर के बारे में आइडिया नहीं रहता कैसे प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं पिछले साल कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आप जान सकें और अपनी तैयारी को अच्छा रूप दे सकें। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है मीनिंगफुल स्टैटिस्टिक्स इज टेकन, यानी संख्याकी शब्द का अर्थ लिया जाता है। तो कह रहा है एक वचन में, बी कह रहा है बहुवचन में, सी कह रहा है दोनों में, एक वचन बहुवचन में यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों में, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी स्टैटिक शब्द का अर्थ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक वचन और बहुवचन दोनों में, यानी बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल में स्टैटिक्स वर्ड की मीनिंग को कंसीडर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न कर रहा है कि संख्याकी जो है वो क्या अध्ययन करता है, यानी स्टैटिक्स स्टडीज। ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तिगत इकाइयों का, बी कह रहा है समूह का, सी कह रहा है व्यक्तिगत इकाइयों एवं समूह दोनों का, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो आपको बता दो स्टूडेंट्स कि जो हमारा जो संख्याकी यानी स्टैटिक्स है वो समूहों का यानी एग्रीगेट्स पे स्टडीज करता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संख्याकी का कार्य क्या? अगला प्रश्न पूछा गया था कि संख्याकी का क्या कार्य है। तो आपको बता दूं कि समंकों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा यानी डेटा का कलेक्शन, डेटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा यानी ऑल ऑफ एबव, ये तीनों जो ऊपर दिए गए ये सारे काम स्टैटिक्स के हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड इज, ठीक है, यानी संख्याकी अनुसंधान में शुद्धता आवश्यक है। तो कैसी शुद्धता चाहिए? फुल एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी, इनएक्यूरेट एक्यूरेसी या नन ऑफ द एबव। तो और किसी को पता फुल एक्यूरेसी कुछ होती नहीं है, कोई कर ही नहीं पाएगा। एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी यानी ठीक ठाक, सही, यथोचित, मतलब जैसा चाहिए। एप्रोप्रिएट हो जो ठीक हो, जो परिस्थिति अनुरूप हो। पूर्ण अशुद्ध, ये ऐसी तो शुद्धता किसी को चाहिए नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द। तो सैम्पलिंग किस चीज़ का प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस है? तो कह रहा है यानी प्रतिचयन अध्ययन की कौन सी विधि है? तो ये कह रहा है कि ये यानी जो प्रतिचयन अध्ययन की कैसी विधि है? ये समग्र का यानी पॉपुलेशन यूनिवर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सैम्पलिंग इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की स्टडी यानी यूनिवर्स की स्टडी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि डाटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ एनी एनी साइंटिफिक। तो डाटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ एनी साइंटिफिक क्या? एनालिसिस, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, यानी समंक किसी भी वैज्ञानिक का केवल संख्यात्मक परिणाम है। तो किस चीज का परिणाम, किस चीज का संख्यात्मक परिणाम है? तो वैज्ञानिक मापन का, यानी साइंटिफिक मेजरमेंट इज द राइट आंसर। डाटा इज सिंपली न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ एनी साइंटिफिक मेजरमेंट। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इट टर्म्ड, यानी स्थान के नाम पे जब डेटा का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो ज्योग्राफिकल हो जाता है। ठीक है, दैट इज भौगोलिक। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा था द वैल्यू ऑफ द लाइंग हाफ वे बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज, यानी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो आता है उसको वर्गांतर के, यानी जो ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच में आता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम मिड पॉइंट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर इज मिड पॉइंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया था। द क्लासेस इन विच द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट आर टर्म्ड एज, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को किस क्लास में रखा जा सकता है? यानी अपर लिमिट या निचली सीमा और ऊपरी सीमा को किस में रखा जा सकता है? तो खुले सिर वाले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन इंड क्लासेस, खुले सिर वाले वर्गांतर में रखा जाता है। मैं आपको दोनों में आंसर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्सों को, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के दोनों के स्टूडेंटों को क्लियर जाए। स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, मैंने पेपर सॉल्व करने में जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज क्या है, ये कैसे ये क्वेश्चन लगेगा, मैंने वहाँ पे फॉर्मूला का मेंशन कर दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में कि वो जो न्यूमेरिकल आए वो किस फॉर्मूला पे लगेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन टैबुलेशन, यानी टैबुलेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, जो सरलीकरण करते हैं, तो वो क्या होता है भैया? टैबुलेशन तभी तो होगा जब आप क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, यानी वर्गीकरण, यानी जब आप वर्गीकरण करेंगे तो वो आपका टैबुलेशन होगा, यानी सरलीकरण का पहला चरण वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम, यानी रोज एंड कॉलम में जो प्रॉपर वे में अरेंजमेंट होता है डेटा का वो क्या कहलाता है? यानी जो अब रो एंड कॉलम मतलब बता दूं, पंक्तियों और स्तंभों में डाटा का जो अरेंजमेंट यानी व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? तो वो टेबल के, वो व्यवस्था क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या कहलाती है? वो टेबल कहलाता है। ठीक है, वो टेबल कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल। ओके, द सारणी इज राइट आंसर की पंक्तियों और स्तंभों का समंकों की व्यवस्था सारणी कहलाती है। अगला प्रश्न कर रहा है द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इन अ स्टैटिकल टेबल इज टर्म्ड एज, यानी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन स्टैटिकल टेबल में क्या कहलाती है? संख्याकी तालिका में संख्यात्मक जानकारी को कहते हैं। यानी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन स्टैटिकल टेबल में क्या कहलाती है?
तो कह रहा है ए टेबल, बी कह रहा है फुटनोट, सी कह रहा है स्रोत, डी कह रहा है सारणी यानी बॉडी। किसकी बॉडी? सारणी की बॉडी यानी, तो यानी जो टेबल की बॉडी, तो ये क्या कहलाती है? संख्या की तालिका में संख्यात्मक जानकारी को बॉडी कहते हैं, और वो भी बॉडी किसकी होती है? सारणी की होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश आर द रिजल्ट ऑफ द डेटा एनालिसिस, यानी डेटा एनालिसिस यानी उसका मनन चिंतन जो भी विश्लेषण, एग्जैक्ट शब्द है, तो डाटा विश्लेषण किसका परिणाम है? तो वो ऑब्जर्वेशन का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ये सांख्यिकी और नमूना और मापन नहीं होगा, यानी अवलोकन जो है वही डाटा विश्लेषण का परिणाम है, मतलब अवलोकन का परिणाम डाटा विश्लेषण है। द डायमेंशनल डायग्राम इज, यानी एक आयामी आरेख क्या होता है? तो लाइन डायग्राम होता है। एक जो क्या होता है? डायमेंशनल डायग्राम होता है, जो लाइन डायग्राम रेखीय आरेख कहलाता है। एक आयामी आरेख रेखीय आरेख होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है द प्रोसेस वुड बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर द डेटा इज कंप्लीट एंड एज रिक्वायर्ड, यानी वो प्रक्रिया जो निश्चित करती है कि समग्र पूर्ण आवश्यकता अनुसार है कि वो क्या, कौन सी प्रोसेस को पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड टू इंश्योर द डाटा कंप्लीट एज रिक्वायर्ड, जो डाटा हमको पूरी और रिक्वायर्ड डेटा यानी जैसी डेटा चाहिए, डाटा जैसा हमको समग्र पूर्ण और आवश्यकता अनुसार चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, वो प्रोसेस कैसा होता है? तो आपको बता दूं वो प्रोसेस जो होता है वो इसका क्या होता है? वो एडिटिंग होता है। द एडिटिंग प्रोसेस वुड बी रिक्वायर्ड, उसको हमको कैसा संपादन करना पड़ेगा? एडिटिंग प्रक्रिया यानी किसी निश्चित करना की समग्र पूर्ण और आवश्यकता अनुसार है संपादन की आवश्यकता होती है। उसमें किसकी आवश्यकता होती है हमको? कि समग्र पूर्ण और आवश्यकता अनुसार उसमें हमको संपादन की यानी एडिटिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है फॉर अ सैंपल टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इट मस्ट ट्रूली बी, अगर कोई एक प्रति आदर्श जो लेते हैं सैंपल लेते हैं, वास्तव में एक समग्र क्या होता है कि वो जो समग्र का प्रतिनिधित्व होने हेतु होना चाहिए, यानी जो सैंपल है वो ट्रूली रिप्रेजेंट करता है कि वो वास्तव में कैसा होना चाहिए। ठीक है, वास्तव समग्र का जो होता है ट्रूली जो सैंपल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वो क्या होता है? वो रैंडम होता है। आपको इसको समझना चाहिए कि जो सैंपल होता है ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव यानी कैसा सैंपल लेंगे भैया? जब एकदम रैंडम सैंपल लेंगे तब हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब हम सैंपल को जान बुन के चुन के खराब को निकाल के ऐसा करेंगे तो हमको एग्जैक्ट क्या नहीं मिलेगा, ट्रूली रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे हम, यानी जो सैंपल होता है वो रैंडम सैंपलिंग होना चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है द मीन ऑफ द नंबर 279, x 6 इज 7, यानी जो मीन है वो, तो x की वैल्यू क्या होगी? जो मीन है 2, 7, 9, x और 6 का माध्य है 7, संख्याएं 2, 7, 9 और x और 6 का जो मीन है वो क्या है? 7 है, तो x का मान क्या होगा? तो मैंने फार्मूला बता दिया है कि जो मीन बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n, तो सिग्मा x की बात करें तो मीन, तो जब हम इस फार्मूले पे इसको रख देते हैं x का वैल्यू, तो ठीक है, तो इस सारे को जोड़ लेते हैं अपन, नंबर ऑफ टर्म्स जब कर देंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा कि 11। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा स्टूडेंट। इस फार्मूले को मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि हाथ से बताना संभव नहीं हो पाएगा, तो मैंने इस फार्मूले को यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, वीडियो हिलने के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। तो हाँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको कर दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप मीन मीडियम के बीच रिलेशन संबंध कैसे निकालें, ये सब प्रश्न न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके ही पेपर में जाइएगा। कह रहा है फॉर अ सिमेट्रिक हिस्टोग्राम, यानी जो हम हिस्टोग्राम समामित हिस्टोग्राम जो होता है, सिमेट्रिक हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विथ वन पीक द वैल्यू ऑफ मीन मीडियम मोड आर, कि कह रहा है सिमेट्रिक हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वन पीक वैल्यू ऑफ मीन मीडियम मोड का क्या होगा, यानी तो कह रहा है मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, यानी ऑप्शन कह रहा है कि मीन बड़ा होगा, मीन इज ग्रेटर देन जो भी है मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मोड। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो राइट आंसर है, यानी एक समामित हिस्टोग्राम और एक चोटी के साथ आवृत्ति वितरण के लिए वर्ग के माध्य माध्यिका का बहुलक का मान कैसा होना चाहिए? सब बराबर होने चाहिए। माध्य माध्यिका यानी मीन मीडियम मोड तीनों क्या होते हैं? सिमेट्रिक हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक जो भी है समान, एक जो चोटी आवृत्ति के लिए जो होता है, यानी वो कैसा होना चाहिए? तो मीन जो उसका वक्र बनेगा उसका माध्य माध्यिका बहुलक तीनों बराबर होंगे। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है द मोड ऑफ 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3। तो अब देखिए बहुलक यानी जो मोड होता है वो क्या होता है? मीन मीडियम मोड जो मोड है वो क्या होता है? तो आपको बता दूं कि जो ये मोड होगा वो जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट करती है वही बहुलक होता है। तो 3 इसमें सबसे ज़्यादा बार है, तो जो वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट करती है वही उसका मोड होता है, तो 3 हो जाएगा। अगला बॉक्स कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विल बी, यानी x बराबर 5 x और f को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो x के बॉक्स में 5, 6, 7, 8, 9 और f के बॉक्स में 1, 2, 3, 2, 1। तो आपको बता दो कि अब इसमें क्या करा है? समंक यानी जो डेटा इसका क्या होगा? मीन पूछ रहा है, तो मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन, यानी कितने टर्म्स हैं और कितनी बार संख्या कितनी है। जब इसको यहाँ से जब सॉल्व कर लेते हैं तो आगे मतलब इस फार्मूले का यूज करेंगे, हम पा जाएंगे कि ये क्या हो जाएगा? ये 7 आएगा। राइट आंसर इज 7। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट मीडियन। अब देखिए मैंने कहा है कि आप इसमें मीन मीडियम मोड कैसे निकालना है, बिल्कुल देखे जाएगा, फार्मूला के तहत देखे जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है x -12, 4, 6, 8, -2। तो मीन बराबर हो जाएगा साइज ऑफ n+1/2। तो साइज ऑफ n+1 जब ये कितना है और उसमें जब 1 जोड़ के बाई 2 कर देते हैं तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 7। ठीक है, n+1/2 यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 7। तो 7 1 8 बट एक
9 एक मिनट, x माइनस 12 1 2 3 4 5 6 एक 7, तो 7 एक 8 और ठीक है। तो इसको जब आप क्लास के आपको इसको जब आप देख लेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो मैंने इसको सॉल्व करके देखा था, तो इसका राइट आंसर आपको 7 मिलेगा। आप इसको कर लीजिएगा। अब स्क्रीन पे बताना संभव नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स, फिर भी हम आपको ठीक है, आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी पिक्चर भेज दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी जो अपीकरण का माप क्या है। तो अपीकरण का माप क्या है, कह रहा है कि रेंज होता है, स्टैंडर्ड डेरिएशन होता है, मीन डेरिएशन होता है, और कह रहा है ऑल ऑफ मीन डेविएशन होना चाहिए, तो कह रहा है कि ऑल ऑफ एबव। तो ये जो क्या कहते हैं अपीकरण होता है, यानी जो डिस्पर्सन का जो वो ये सारे जो दिए गए रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और ये सारे, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ एबव, जो ये सबकी जरूरत होती है। ठीक है, ये सारी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि क्वार्टाइल डिवाइड द सिस्टमैटिक डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू पार्ट। जो क्वार्टाइल चतुर्थक जो होता है वो व्यवस्थित एवं समग्र वितरण को कितने समान भागों में बांटता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो क्वार्टाइल है वो सिस्टमैटिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। किसको, क्वार्टाइल, सिस्टमैटिक डेटा को क्वार्टाइल डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट में। पांचवा अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ m इज द मिड पॉइंट u, इफ m इज मिड पॉइंट u इज अपर लिमिट, कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इफ m इज मिड पॉइंट, कॉमा होना चाहिए, u इज अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड देन द वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट विल बी। तो कह रहा है अगर m इज मिड पॉइंट है और u अपर लिमिट है तो क्लास देन वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट क्या होगी। तो जब अगर इस m जो है मध्य बिंदु है तो इसका जो हो जाएगा वो होगा, राइट आंसर होगा 2m। तो राइट आंसर जो कह रहे हैं कि इसको अगर हम इसको वो करें सॉल्व करने का डियर स्टूडेंट स्पेस नहीं, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा 2m माइनस यू इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ, कैलकुलेट मीडियन। अब मीडियन कैलकुलेट करना, मैंने बोला है कि मीन मीडियन मोड निकालना कैसे है, अगर बीच में संख्या मिसिंग है, ये सब टेक्निक देख के जाएगा क्वेश्चन, ये पक्का इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं परीक्षा में। तो ये x माइनस 12 शायद मैंने इस क्वेश्चन को कराया है क्या, देख लेते हैं हम लोग पीछे जाके। हाँ 26 ये क्वेश्चन हो, ये सारे मैंने वही कह रहा था, 26 से रिपीटेड हो गया है। तो हम लोगों ने अब अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा। तो यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जब कर देंगे और इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड कर देंगे तो इससे ये हमारा क्या निकल जाएगा, फर्स्ट वो जो निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15। ठीक है, और जब डिवाइड करेंगे 15 को 5 तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जान जाएंगे 3 राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी जो प्रमाप विचलन 15 है और मीन इज कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन विल बी। कह रहा है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 एंड द मीन इज 30, कॉमा फिर नहीं दिया इसलिए क्वेश्चन पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि अलग करना पड़ेगा ना उसको, तो मीन इज 30 द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन विल बी, यानी यही प्रमाप विचलन 15 है और माध्य 30 है तो विचरण का गुणांक होगा। तो अगर इसको हम करें कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी CV बराबर निकालें तो जो स्मॉल डेल्टा अपन x पे वो जब क्या कहते हैं इस फार्मूले को जब आप यूज़ कर लेंगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 50%। ठीक है, इसको आप रख के सॉल्व करके देख लीजिएगा, फार्मूला आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अलजेब्रिक साइन प्लस एंड माइनस आर इग्नोर्ड इन। अब कहाँ पे भैया इग्नोर कर दिया जाता है, किस केस में, ये तो बहुत आसान है, ये आप जान जाएंगे कि जब मीन डिविएशन होता है तो भैया हम प्लस माइनस दोनों नहीं लेते हैं, वो उसमें इग्नोर कर देते हैं। जो आता है अगर माइनस में भी तो उसको हम लोग, या प्लस तो प्लस में तो कोई बात ही नहीं, तो माइनस प्लस दोनों सेम के तरह ट्रीट किया जाता है, उसमें उसको लिया नहीं जाता। इफ द वेरिएंस इज 144 देन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये भी प्रश्न है, तो वेरिएंस जो है स्मॉल डेल्टा है और इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी द 12। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषमता धनात्मक कब होगी, यानी स्क्वेनेस विल बी पॉजिटिव व्हेन। तो ये जब पॉजिटिव कब होती है, जब जेड जो होता है वो जब जो जेड होता है यानी जो वो क्या होता है मीन से छोटा होता है। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस विल बी, यानी एक सीमित वितरण में विषमता गुणांक होता है। तो ये क्या कैसा होता है, ये न पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है, ये क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी सीमित वितरण में विषमता गुणांक क्या होती है, हमेशा 0 होती है, 0 होती है। द फार्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस इज। अभी कार्ल पियर्सन ने कौन सा फार्मूला दिया, तो आप मीन मीडियम बेस पे क्वेश्चन देख के जाएगा कि मीन मीडियम निकालना देख के जाएगा, इसका कार्ल पियर्सन का ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाउलिस कोफिशिएंट स्क्वेनेस फार्मूला इज, बाउले के विषमता गुणांक का सूत्र है। तो ठीक है, तो ये जो JQ इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी है, यानी जो JQ इज इक्वल टू, एक मिनट, JQ इज इक्वल टू Q3 Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। जब इसको यही जो है बाउले का कोफिशिएंट स्क्वेनेस का फॉर्मूला है। ठीक है, राइट आंसर यही है आपका। ठीक है, ऑप्शन डी।
बाउलेस कोफिशिएंट स्क्यूनेस फार्मूला इज दिस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब आपको पता है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आप 1 2 3 से काउंट करेंगे, ठीक है, जीरो को काउंट नहीं करेंगे, जीरो होल नंबर होता है, ठीक है। तो अब इसको से जब हम काउंट कर लेते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 5 नंबर है, तो जब ऑड होता है तो हम n+1 कर देते हैं, मीडियन को निकालते हैं तो 5 1 6 टर्म हो जाएंगे, 6/2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, यानी जब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका निकालेंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, 6/2 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज 40 एंड इफ द ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन आर इंक्रीज बाय 6 देन द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा विल बी। अब मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन देखिए, बस क्वेश्चन में आपको फंसाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जो ऑब्जर्वेशन है उसकी माध्यिका 40 है, तो अगर इसमें माध्यिका में कह रहा है कि प्रक्षेपणों में ऑब्जर्वेशन में 6 की वृद्धि कर दिया जाए, माध्यिका से बड़े प्रक्षेपणों में यानी जो ऑब्जर्वेशन है जो ग्रेटर देन है मीडियन से उसमें अगर 6 जोड़ दिया 6 बढ़ा दिया जाए तो नए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका हम हमेशा उसके अगर यानी कुल प्रक्षेपण फिर भी 21 रहेंगे तो प्रक्षेपणों की संख्या क्या हो जाएगी, 21 ही रहेगी, उसमें फर्क नहीं आएगा, उसका भले वैल्यू बदल जाए, क्योंकि ये हमें संख्या नहीं बताता है, ये हमें उसकी वैल्यू नहीं बताता, वो हमें वो संख्या का वो जो भी है एग्जैक्टली वो उसकी पोजीशन से उसको लेना देना है कि वो कितने नंबर्स में है, तो इसमें उसका पोजीशन बढ़ेगा नहीं। तो जो हम फार्मूला लगा देंगे तो n+1 जब 2 करेंगे, क्योंकि ये 21 प्रक्षेपण है तो n+1 करना पड़ेगा, अगर ये 20 रहता तो हम n/2 कर देते, क्योंकि ये ऑड नंबर है, जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है, तो जब हम ये करेंगे तो 21 + 1 22/2 तो यानी 11वां नंबर जो है वो 40 आएगा, लेकिन तो वो क्या हो जाएगा, तो 11 नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 ही आएगी, क्योंकि हमारी इसमें ऑब्जर्वेशन बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, इसमें 6 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुल ऑब्जर्वेशन 21 ही रहेंगे। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A40, ठीक है। इसमें मैंने वीडियो की स्क्रीन पर लिख दिया है, आप उस पर देख सकते हैं फार्मूला की और इससे समझ सकते हैं कि इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ेंगे, मीडियन का ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बढ़ने से कोई वो नहीं वास्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द क्लास मिड पॉइंट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप ऑफ पर्सन 5 15 25 एंड 35 द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल भी, यानी अगर जो क्लास का जो मिड कह रहा है कि यदि व्यक्तियों के समूह की आयु के बारंबारता बंटन में वर्ग मध्य बिंदु 5, 15 और 25 यानी 5 15 25 और 35 है तो आखिरी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा होगी। तो जब मिड पॉइंट ऑफ जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप 5 15 और 25 हो जाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40, यानी वो क्या होगा, वो 40 होगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा था। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए कि सर कैसे आ रहा है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका क्वेश्चन का पूरा सलूशन फोटो क्लिक करके कॉपी पेपर के थ्रू भेजने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द टाइम इज नोन एज। अब डाटा का वर्गीकरण अगर हम समय के अनुरूप कर दें तो क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन नोन एज विच क्वालिफिकेशन, अगर द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू टाइम यानी समय के अनुरूप अगर हम किसी डाटा का वो करते हैं वर्गीकरण करते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो क्रोनोलॉजिकल है, यानी सीरियल से कालानुक्रमिक, इसको सिंपली समझ सकते हैं कि वो सीरियल ऑर्डर में होगा, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होगी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने कॉमर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 40 क्वेश्चन की सीरीज को प्रीवियस एग्जामिनेशन के हमने सॉल्व करने की कोशिश की, देखा कैसा प्रश्न आते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन पेपर से मदद मिलेगी और आप अपनी तैयारी को अच्छा रूप दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि